हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। ओके तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? चैप्टर कौन सा है ये? फोर्स एंड प्रेशर, है ना। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी, 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट, 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट और ये 8th की एनसीईआरटी आपकी, 8th की एनसीईआरटी आपकी। सो इसमें सबसे पहला जो फिजिक्स का चैप्टर है आपका वो क्या है? बल, फोर्स। सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे फोर्स पे। चैप्टर का नाम है फोर्स प्रेशर। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानेंगे, तब प्रेशर पर। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, बोल गुड इवनिंग। चलिए अब देखिए यहाँ पे पीछे आपके एक एनिमेशन थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है ये, है ना। अब चलिए सबसे पहले फोर्स के बारे हम समझते हैं आम भाषा में। ठीक है, अब आइए सबसे पहले आपने अक्सर साइंस बुक्स में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, एक परिभाषा पढ़ी होगी, है ना। एक परिभाषा क्या पढ़ी होगी कि फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई पुश या पुल फोर्स कहलाता है। आपने अक्सर ये जो है ये बातें पढ़ी होगी अपनी एनसीईआरटी में, राइट। और छोटे क्लासेस में हमेशा हम लोग यही डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। चलिए आज फोर्स को समझते हैं, पर बहुत सिंपल आसान भाषा में और एक इमेजिनरी सिचुएशन से। ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन से। ठीक है, चलो भाई मान लो कि हम यहाँ पर खड़े और दूर हमारा कोई फ्रेंड खड़ा है, हमारा कोई दोस्त खड़ा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर एक बॉल पड़ी, हमने क्या की, इस बॉल को लात मारी और ये बॉल हमारे दोस्त। ठीक है, अब पहले तो ये बॉल क्या था? ये बॉल रेस्ट पर था कि ये बॉल बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है, किसी भी तरह की कोई भी मोशन नहीं है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी मोशन नहीं है। तो क्या कहेंगे इसको? ये पूरी तरह से रेस्ट में पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से रेस्ट में पड़ा हुआ है। राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आपने बॉल को लात मारी तो ये बॉल आपके दोस्त तक पहुंच गई। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमने बाहर से कुछ ऐसा किया तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था मोशन में आ गया, है ना। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था वो आ गया, है ना। दूसरी दूसरी स्थिति देखिए, मेरे दोस्त को इस बॉल को पकड़ना है, मेरे दोस्त को इस बॉल को पकड़ना है। तो इसने क्या किया? बॉल यहां तक पहुंची, इसने अपना पैर लगाया और बॉल को रोक दिया। इसने अपने पैर से बॉल को रोक दिया। ठीक है, जब ये अपने पैर से बॉल को रोकेगा तब क्या होगा? जब ये अपने पैर से बॉल को रोकेगा तो क्या होगा? बॉल रुक जाएगी। यानी जब इसने कुछ ऐसा किया तो एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में थी वो रेस्ट में आ गई, है ना। एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में थी वो रेस्ट में आ गई। तो पहली स्थिति में क्या हुआ? पहली स्थिति में क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था, बिल्कुल विश्राम अवस्था में था, वो मोशन में आ गया, यानी गति में आ गया। दूसरी स्थिति में क्या हुआ? दूसरी स्थिति में क्या हुआ? एक बॉल जो मोशन में था, वो क्या हुआ? वो रेस्ट में, है ना। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में, गति से विश्राम अवस्था में और विश्राम अवस्था से गति में। मानते हो? यही चीज क्या है? आपने बॉल को लात मारी, आपके दोस्त ने अपने पैर से ही बॉल को रोक लिया। दोनों स्थिति क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, यानी कि बल लग रहा है ना। दोनों स्थिति में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, यानी कि बल लग रहा है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखिए। मान लीजिए मैं फुटबॉल खेल रही हूँ दोस्त के साथ, मैंने इसको सीधा नहीं फेंककर, मैंने इस बॉल को सीधा नहीं फेंककर इसको एक दूसरी दिशा में फेंक दिया। ठीक है, सीधा नहीं फेंककर मैंने दाईं दिशा में फेंक दिया या बाईं दिशा में, तो मेरे फोर्स लगाने से बॉल की दिशा भी बदल सकती है। यहाँ पे तो दिशा नहीं बदली, मैं चाहूं अगर दूसरी दिशा में बल लगाऊं तो क्या बॉल की दिशा बदल जाएगी? तीसरी चीज, फोर्स क्या कर सकता है, बल क्या कर सकता है? किसी भी वस्तु की दिशा बदल सकता है।
वस्तु दिशा में बदलाव हो सकता है ना, वस्तु की दिशा में बदलाव हो सकता है, राइट, है ना, राइट, समझ में आ गई। तो आपने वस्तु की दिशा भी बदल दी। चौथी चीज क्या हो सकती, मैं इस गेम में जीत गई, मेरा दोस्त हार गया। मैं इस गेम में जीत गई, मेरा दोस्त हार गया। अब क्या हुआ, इसको इतना गुस्सा आया, पानी पीते पीते इसने पानी की बोतल पर बहुत तेज दबाव डाला। ठीक है, क्या हुआ कि ये उदास हो गया क्योंकि ये मैच मैच हार गया मेरे से। तो इसके पास जो पानी की बोतल थी, पानी पिया और सारा गुस्सा उस पानी की बोतल पे निकाल दिया, उसको दबा, है ना। यानी इस स्थिति में क्या हुआ कि फोर्स लगाने से जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है का डायमेंशन बदल गया। मान लीजिए ये पानी की बोतल है, ये इस तरह से हो, है ना, ये जो पानी की बोतल है ये इस तरह से हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का ये क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बदल गया, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बदल गया। यूं कहें तो ऑब्जेक्ट का आकार, ऑब्जेक्ट के आकार में बदलाव, आकार में बदलाव। ये सब कौन कर रहा है, ये सब फोर्स कर रहा है। पहली स्थिति में क्या हुआ, मैंने एक रेस्ट पे पड़े हुए बॉल को लात मारी तो वो बॉल मोशन में आ गई, है ना। यानी पहली स्थिति में हम रेस्ट से मोशन पे आ रहे हैं। फोर्स क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु जो विश्राम अवस्था में है उसको किस में ला रहा है, मोशन ला रहा है, यानी गति में ला रहा है। दूसरी स्थिति में एक ऑब्जेक्ट जो क्या है, जो मोशन में है, जो मोशन में है उसको क्या है भाई, मोशन जो है उसको रेस्ट में ला रहा है ना, मोशन को रेस्ट में ला रहा है। तीसरी स्थिति में क्या हो रहा है, वस्तु की दिशा में मैंने दूसरी दिशा में बॉल को लात मारी तो क्या हुआ, वस्तु की दिशा में बदलाव हो रहा है। और चौथी चीज क्या है भाई, चौथी चीज क्या है भाई, है ना, चौथी चीज ये है कि आपने, आपके दोस्त ने उस बॉटल को कुचल दिया, यानी उस बॉटल के शेप में, आकार में परिवर्तन ला दिया, बॉटल के शेप के यानी आकार में परिवर्तन। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है, यानी बल कर रहा है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे आते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि फोर्स यानी बल क्या क्या चीजें कर सकता है। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ, बल कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए, बल दो प्रकार का हो सकता है, संपर्क बल, संपर्क बल और असंपर्क बल, संपर्क बल और असंपर्क बल। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ओके, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो तरीके के, दो तरीके के बल हो सकते हैं, संपर्क और असंपर्क। ठीक है, अब बहुत कॉमन सी बात है, देखिए जब भी हम फोर्स की बात करेंगे, बल की बात करेंगे, तो हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही फोर्स होता है। कभी भी बल तभी काम करता है जब वहां पर दो वस्तुएं हों। बल को काम करने के लिए हमेशा दो वस्तुओं का होना जरूरी। एक अकेली वस्तु कभी भी अकेले कोई बल नहीं लगाती। किसी भी तरह की बल हो, फोर्स हो, वो हमेशा दो के बीच। ठीक है, अब ये दो तरीके के हैं, संपर्क और असंपर्क, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है ना। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्या मतलब है कि जो दो वस्तुएं होंगी आपस में किसी तरह से संपर्क में हो। कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब है कि जो दो वस्तुएं होंगी वो आपस में संपर्क में, मान लीजिए आप जमीन पर चल रहे हैं, आप जमीन पर चल रहे हैं, ठीक है, आप जमीन पर चल रहे हैं, जब आप जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जमीन भी कुछ बल लगा रही है, उल्टे दिशा में, विपरीत दिशा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है, संपर्क बल का मतलब क्या है कि ये तभी काम करता है, ये तभी काम करता है जब बल दो वस्तुओं के बीच में हो, जब बल क्या हो, दो वस्तुओं के बीच में। ठीक है, ये है कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घर्षण बल। हमारा नेक्स्ट चैप्टर पूरे घर्षण पे ही है, यानी फ्रिक्शन पे ही है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रिक्शन।
घर्षण बल जो हम में पढ़ने वाले हैं। तो संपर्क बल का सबसे अच्छा ये बल है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये माइक का ये कंट्रोल रखा है, इसको मैं उठा रही हूँ तो मैं अपने मसल्स को यूज कर रही हूँ, अपनी मांसपेशी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तब भी फोर्स लगा रही हूँ, ये भी क्या है, संपर्क बल है ना। तो हर वो फोर्स जो तब काम करे जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हैं, उनको हम कहते हैं संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, है ना, ये सब क्या हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आओ नॉन कॉन्टैक्ट, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण भाई, ये मार्कर यहाँ पर है, मैं अगर अभी इस मार्कर को अपने हाथ से छोड़ दूं तो ये ऊपर टहलता तो नहीं रहेगा, तो टहल रहा है मजे में, ऐसा तो नहीं होगा, ये तुरंत नीचे गिर जाएगा, है ना। ये क्या होगा, ये तुरंत नीचे गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आई है बात, ये मार्कर क्या होगा, ये तुरंत नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ओके। अब इस स्थिति में क्या होता है, जब मार्कर तुरंत नीचे गिर जाता है, इसका मतलब है इस मार्कर और धरती के बीच भी कोई बल काम कर रहा है। इस मार्कर को ऊपर रखा, अभी तो ये धरती के संपर्क में नहीं है, धरती के संपर्क में बिल्कुल नहीं है, फिर भी धरती इसको अपनी ओर आकर्षित कर ले रही। क्यों कर ले रही है, क्योंकि भले वो दोनों संपर्क में नहीं है, फिर भी दोनों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशन। उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल भी इसी तरीके का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसी तरीके के, है ना, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो भी इसी तरीके के होते हैं, संपर्क में नहीं रहता फिर भी लगता है ना, फिर भी लगता है। इसके अलावा ग्रेविटेशन अलावा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच जो लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या है भाई, ये सब असंपर्क बल हैं, ये सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल हैं। बहुत इजी है ना, बहुत ये इजी चीज है जो आप सबको पता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ये वर्गीकरण समझ में आ गया कि बल कितने तरह के, बल कितने तरह के हुए। चलिए एक बार देख लेते हैं, और दूसरी तरफ एक और देखेंगे, बल दो तरह के होते, दूसरी तरफ देखो बल और दो तरीके, कौन से और दो तरीके के, ध्यान से सुनिए। यस, अब दो तरीके के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए यहाँ पे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स या संतुलित बल और अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित, असंतुलित। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे फोर्स जो होता है, बल जो है ना, हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि बल के साथ एक मैग्नीट्यूड भी होती है। ठीक है, बल जब लगता है तो वहां पर एक संख्या होती है, संख्या के साथ दिशा भी होती है। ठीक है, संख्या भी होती और संख्या के साथ दिशा भी होती, मैग्नीट्यूड प्लस संख्या के साथ क्या होती है, दिशा भी। ठीक है, समझ में आ गई है बात। तो यहाँ पर नंबर भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसी क्वांटिटी को हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि जिसमें कि किसी संख्या के साथ दिशा भी जुड़ी। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब मान लीजिए हमने बचपन में या बड़े होके भी वो टग ऑफ वॉर खेला है ना, रस्सी कुछ लोग इधर खींचते हैं और कुछ लोग रस्सी दूसरे साइड। ठीक है, ओके, मान लीजिए फोर्स 300 न्यूटन, अच्छा न्यूटन अगर आपको पता तो समझ लीजिए ये जो फोर्स है ना, जो फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है भाई, फोर्स की एसआई यूनिट टन होती, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती, न्यूटन होती। ठीक है, फोर्स की आपकी एसआई यूनिट न्यूटन के नाम से जानी जाती। अब देखिए, मान लीजिए
300 न्यूटन का फोर्स साइड लगा और इतना ही, इतनी ही स्ट्रेंथ, इतना ही फोर्स दूसरे दिशा में लगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 300 न्यूटन इस दिशा में, 300 न्यूटन इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। स्थिति नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा, ओके, 300 इस स्थिति में और 300 इस, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? क्योंकि एक ही तरह का फोर्स लग रहा है, विपरीत विपरीत, ठीक है। अब यहां देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स, मान लीजिए आपने 300 न्यूटन इधर लगाया और इधर आपने 200 न्यूटन लगाया, नेट फोर्स यहां पर कितना है? यहां पर नेट फोर्स कितना है? यानी क्या होगा? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, इस पर आपने 300 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, 200 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु किस दिशा में जाएगी आगे? जाहिर सी बात है कि इस दिशा में जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे 100 न्यूटन है, किस दिशा में है ना? नेट फोर्स जो 100 न्यूटन किस दिशा में है? आगे जाए, ठीक है। ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है वो क्या है भाई? टोटल फोर्स जो नेट फोर्स है वो है 100, ठीक है, और ये इस दिशा में जाएगी। आ जाइए, तो बैलेंस्ड फोर्सेस, संतुलित बल के बारे देखते हैं, थोड़ा सा बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे देखते हैं। चलिए, ये इंसान खड़ा है यहाँ, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, में क्या हो रही है? कुछ फोर्सेस ऊपर की ओर लग रही है, कुछ फोर्स, कुछ बल जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जहां पे नेट फोर्स 0 हो, एक ही फोर्स ऊपर और नीचे लगे, लेकिन दिशा अलग हो, तो ये क्या है भाई? संतुलित बल है, बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स है। अब ये एक छोटी सी खिलौने की गाड़ी है ना, यहां से आप दबा रहे हैं आगे से भी और पीछे, और बराबर बल लगा रहे हैं, जब आप ऐसी स्थिति में बराबर बल लगाएंगे तो क्या ये आगे जाएगी? नहीं, क्योंकि इस दिशा में जो आपने बल लगाया, इस दिशा में जो बल लगाया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आगे। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी भी वस्तु में बैलेंस्ड फोर्स हो, संतुलित बल लगे, तो वो वस्तु आगे नहीं जा सकती, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, इनर्शिया के बारे पढ़ेंगे, जड़त्व के बारे पढ़ेंगे, है ना। इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन के द्वारा दिया गया गति का पहला नियम जो है, हम उसमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। किसके बारे? इनर्शिया के बारे, यानी जड़त्व के बारे, है ना, कि कोई भी वस्तु अगर मोशन में है, गति की अवस्था में है, तो उसी अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, बाहर से कोई अनबैलेंस्ड असंतुलित बल ना काम करे। जब तक बल संतुलित है, जब तक फोर्स बैलेंस्ड है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑब्जेक्ट उसी अवस्था में रहेगा, ठीक है। ये स्थिर है ना, इस पे आपने संतुलित बल लगा दिया, बैलेंस्ड फोर्स लगा दिया, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई वस्तु अगर मोशन में है, गति में चली जा रही है और उस पे भी अगर संतुलित बल लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे नहीं आ बात का, ठीक है। हम जब इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तो और हम क्लियरली इसको, अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जाम्पल आपके सामने, 50 न्यूटन इधर, 30 न्यूटन इधर, तो कितना बचा? नेट फोर्स कितना हो गया? 50 से 30 माइनस करोगे तो 20, कितना लग रहा है? इधर लग। इस अवस्था में देखिए, 25 न्यूटन नीचे की ओर, 16 न्यूटन ऊपर की ओर, कहां जाएगा? ये नीचे और ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब असंतुलित बल के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। चलिए, इसके बाद कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये सारी चीजें शॉर्ट में अगर फोर्स में हम अभी पढ़ें, आगे अभी चल रहे हैं प्रेशर पे, चैप्टर में आपको देखिए इसी चीज को ना
बहुत लंबे से समझाया है। सबसे पहले उन्होंने बल के बारे में बात किया है कि बल क्या है, पुश और पुल, है ना। फोर्स क्या है, पुश और पुल। मैंने आपको पूरे अच्छे से देकर बताया कि मैं और मेरे दोस्त साथ अगर खड़े हैं, है ना, मैं और मेरे दोस्त अगर साथ खड़े तो बल, और मैंने बॉल को उनकी तरफ धकेल दिया, ठीक है, यानी ये बॉल जो रेस्ट पे थी मोशन में आ गई, जो विश्राम अवस्था में थी वो गति में आ गई। ये किया बल ने। मेरे दोस्त ने पैर लगाकर उस बॉल को रोका, यानी गति को रोक दिया। जो वस्तु गति में थी वो विश्राम अवस्था में आ गई, मोशन से रेस्ट में आ गई, ठीक है। मैंने अगर बॉल को लात मारी तो बॉल ने अपनी दिशा बदल ली थी। और चौथी चीज, मेरे दोस्त मुझसे हार गया गेम में, गुस्से में इसने एक बॉटल को क्रश कर दिया। उसने उस बॉटल को क्या किया, ऐसे क्रश कर दिया, बिल्कुल दबा दिया बल लगाकर, यानी इस बॉटल के आकार में बदलाव आ गया, है ना, इस बॉटल के आकार में बदलाव, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इन जनरल क्या हुआ, फोर्स चार चीजें करता है। नंबर वन, इट कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, है ना, इट कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो रेस्ट से मोशन में आ सकता है। दूसरी चीज, मोशन से रेस्ट में आ सकता है। तीसरी चीज क्या है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, एंड चौथी चीज, इट कैन चेंज द डायमेंशन। ये चार चीजें कर सकता है, ठीक है, ये चार चीजें फोर्स कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलो। इसके बाद हमने क्या बात की, इस चैप्टर में मेनली आपको यही लिखा है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे। बहुत आसान है समझना। दो सतह आपस में जब संपर्क में रहते हैं तो दोनों के बीच संपर्क बल लगता है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका घर्षण बल यानी फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, असंपर्क बल लगता है ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, है ना, ये सारी। ओके, आगे चले हम लोग। इसके बाद मैंने आपको बताया और दो तरीके से कि फोर्स या तो बैलेंस हो सकता है या अनबैलेंस्ड, है ना, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, या तो ये संतुलित हो सकता है या असंतुलित, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे सेम फोर्स हो, बिल्कुल सेम, यानी संख्या में सेम है, दिशा में उल्टे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा फोर्स, ठीक है। अगर जिन बच्चों को वेक्टर के बारे में पता है अच्छी बात है, और पता होना भी चाहिए, है ना, पता होना भी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी जो है, जो सदिश राशि होती है उसके साथ एक संख्या होती है, संख्या के साथ साथ दिशा भी, ठीक है, संख्या के साथ दिशा भी होती है, ठीक है, समझ में आ गई है बात। तो यहाँ पे दिशा इंपॉर्टेंट देखनी, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, टोटल नेट फोर्स क्या होगा भाई, ठीक है। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा जहां का बल लग रहा है। 300 उधर 200 इधर, क्या बनेगा भाई, 100 बनेगा, ठीक है, समझ में आ गई है ये वाली चीज। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो ये सारी बातें कर ली, अब बात करते हैं प्रेशर की। कि प्रेशर क्या है भाई, दबाव बहुत ज्यादा, हम रोजमर्रा की लाइफ में हम ये बात कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो प्रेशर क्या है, बहुत आसान है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट क्षेत्र में कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना बल लगा रहे हो, वो प्रेशर है। वो क्या है, वो प्रेशर है, यानी दबाव है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, इतने एरिया में, इतने क्षेत्रफल में, है ना, इतने क्षेत्रफल में आप कितना बल लगा रहे हो, वो प्रेशर है, यानी वो दबाव है। थोड़ी बहुत यूनिट की बात कर लेते हैं, ऑल्दो इस क्लास की आपकी एनसीईआरटी यूनिट की बात नहीं करती। प्रेशर फोर्स पर यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है भाई, न्यूटन है ना, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको हम पास्कल के नाम से भी जानते। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इस
फॉर्मूला से इतनी बात तो आपको पता चल गई होगी, प्रेशर और एरिया में इनवर्स रिलेशन है। मैम इनवर्स रिलेशन ऐसे ये शब्द आप इस्तेमाल कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? अगर एरिया बढ़ेगा, आप देख रहे हैं कि इनमें क्या है भाई, ये डिनोमिनेटर में है, ये नीचे वाली संख्या है ना। अगर एरिया बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, है ना। ये हमको सिंपल इस फॉर्मूले से पता चल रहा है ना। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कि आपने अक्सर देखा होगा स्टेशन पे कुली को आपने देखा होगा कि कुली जो होते हैं वो अपने सर पे आपके सामान उठाने से पहले, सूटकेस उठाने से पहले क्या करता है, कपड़ा है ना, इसके पास जो कपड़ा होता है वो अपने सर पर रखता है। सीधे नहीं कि आपका सूटकेस लिया और अपने सर पे रख लिया, नहीं, उसके पहले वो एक अपना कपड़ा तौलिया इस तरह से रखता है अपने सर के ऊपर। ये क्यों रखता है भाई, क्यों रखता है, क्या कारण है इसको रखने का, रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि ये एरिया को बढ़ा रहा है ना। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दबाव कम होगा, है ना। इस वजह से इसको अपने सर पे ज्यादा भार महसूस, है ना, इस वजह से इस सर पर ज्यादा भार जो है वो महसूस होगा, इसीलिए ये कपड़ा बांधता है। एक अच्छा एग्जांपल और देखो, और देखो आपने एक कील ली, कांटी ली और आपको उसको दीवार में क्या करना है, एक जगह फिक्स करना है। एक जगह क्या करना है भाई, एक जगह फिक्स करना, ठीक है। अब मान लीजिए ये दीवार है आपकी, है ना, और ये आपकी कांटी है, ये आपकी कांटी है। ओके, कांटी आप ऐसे दीवार पे लगाते हैं, या कांटी को लगाने का ये तरीका है। कैसे कांटी आप दीवार पर फिक्स करना चाहेंगे, इस तरीके से या इस तरीके से, है ना। मुझे नहीं लगता कभी किसी ने इस तरीके से ट्राई भी की हो, है ना। हम जो है कांटी दीवार पर बिल्कुल इस तरीके, है ना, तो आपकी हथौड़ी होती, हैमर होती, वो इस पार्ट पर क्या डालती है भाई, प्रेशर डालती है, और ये कांटी दीवार में फिक्स हो जाती है। ओके, अब हम सिर्फ ऐसे ही क्यों रखते हैं, ऐसे क्यों नहीं रखते, देखो यहाँ पे दूसरे पेन से बना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया कितना है कांटी का जो दीवार से कांटेक्ट में आ रहा है, बस इतना, है ना। यहाँ पर कितना एरिया है, इतना सारा एरिया। क्षेत्रफल कहाँ ज्यादा है, क्षेत्रफल कहाँ ज्यादा है, एरिया यहाँ ज्यादा है, एरिया यहाँ ज्यादा है, और एरिया अगर ज्यादा है प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, एरिया यहाँ ज्यादा है, प्रेशर कम हो गया, तो ये कील दीवार में जाएगी ही, आप कांट जो हथौड़ी से उसको पीटते रह जाओगे, वो दीवार में जाएगी ही, है ना। यहाँ पे एरिया कम है, जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा, और ये आराम से आपके दीवार में। यही कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल्स है जो आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है। एक और एग्जाम्पल, सब्जी आपको जल्दी काटनी है तो आप कैसा चाकू इस्तेमाल करेंगे, आपको सब्जी जल्दी काटनी है तो आप कैसा चाकू इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नुकीला या बिल्कुल ऐसा चाकू क्या हो चुका है, जो पुराना हो चुका है ना, क्या ऐसा चाकू इस्तेमाल करेंगे जिसका एरिया कम हो या एरिया ज्यादा हो। फिर से वही वाला लॉजिक, है ना, फिर से आपका वही वाला लॉजिक, सीधा वही वाला लॉजिक, क्या जो बिल्कुल शार्प नाइफ है, जो बिल्कुल नुकीली चाकू है, एरिया कम है, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा होगा, सब्जी फटाफट कटेगी आप, है ना, सब्जी जो है आपकी फटाफट कटेगी। यहाँ पे जो आपका ब्लंट चाकू है ना, डल चाकू है, ब्लंट चाकू है, उसका एरिया ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, सब्जी जल्दी नहीं कटेगी। इसीलिए आपको अगर सब्जी जल्दी काटनी है, आपको तेज धार वाला चाकू, सब उसी, है ना, सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया
प्रेशर के बारे सॉलिड्स में, इसमें सॉलिड में यानी, ठीक है। अब बात आती है कि क्या फ्लूइड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सबसे पहला तो आप समझिए, फ्लूइड किसको, तरल या द्रव किसको, लिक्विड को या गैस को, दोनों को ही फ्लूइड, या तो लिक्विड को या गैस को, दोनों को ही फ्लूइड कहा जाता है, तरल कहा जाता है। तो फ्लूइड शब्द आप आमतौर पे सिर्फ लिक्विड के लिए ही नहीं, लिक्विड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये तो सॉलिड्स के केस में देख लिया कि सॉलिड में क्या हो रहा है भाई, सॉलिड में प्रेशर लग रहा है। अब सवाल आपकी किताब, आपकी एनसीईआरटी आपसे पूछती है कि क्या ये प्रेशर, क्या ये दबाव फ्लूइड में भी लगता है क्या, है ना, क्या ये प्रेशर लगता है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट आपको मैं पहले ब्लैंक स्लाइड पर दिखा। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट, एक बॉटल ले ली है, कोल्ड ड्रिंक की ही बॉटल समझ, ठीक है, एक इस तरह से बॉटल ले ली है ना। इस बॉटल के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, मैं 3 छेद कर दूं, एक इधर, एक बीच में और एक बिल्कुल आखिरी में। जब आप सबसे ऊपर छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि पानी की धारा ऐसे ऐसे बह, बीच में छेद करेंगे तो पानी की धारा उससे थोड़ी सी, सबसे आखिरी में जो आपने छेद किया उसमें पानी की धारा सबसे ज्यादा तेज से निकल रही, सबसे ज्यादा तेज से निकल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए आपने 3 छेद बनाए ना, तो हिसाब से 3 लेयर देख लीजिए। सबसे जो नीचे वाली परत है उसमें इस परत का भी प्रेशर लग रहा है, इस परत का भी प्रेशर लग रहा है ना, तभी तो पानी ज्यादा प्रेशर से, क्योंकि ये और ये दोनों परत मिलके बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही है इस वाली परत पे, ठीक है। बीच वाले मध्यम परत की बात करिए, मध्यम परत पे तो सिर्फ ऊपर वाले से प्रेशर लग रहा है तो थोड़ा कम, और सबसे ऊपर वाली परत जो है, सबसे ऊपर वाली परत में सबसे कम प्रेशर लग, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो सकता है कि यस, जो लिक्विड्स हैं, जो लिक्विड्स हैं उनमें भी प्रेशर होता है, उनमें भी प्रेशर, सबसे नीचे वाले में सबसे ज्यादा अधिक दबाव है यानी प्रेशर, ठीक है। अब बात आती है सबसे आखिरी, गैसेस। क्या गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसी को आप वायुमंडलीय दबाव के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है भाई, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, आपके धरती के आसपास, धरती के आसपास जो भी वायु है, क्या होता है हम जानते हैं, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। आपकी जो वायु है उसमें बहुत तरह तरह की गैसेस क्या होती है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, है ना, हम सबको पता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी चीजें मिक्स है, यही मिलकर आपका एटमॉस्फेयर बना रही है, वायुमंडल बना रही है। और एटमॉस्फेयर जो है, जो वायुमंडल है, वो आपकी पृथ्वी पर दबाव लगाता है। हमारे अभी सर के ऊपर भी एटमॉस्फेयर का दबाव है, वायुमंडल का दबाव है, ठीक है, पर हम दब क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, हमारी बॉडी भी जो है, हमारा खुद का जो ये शरीर है वो भी दबाव एक्सर्ट कर रहा है, एक फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है, बल लगा रहा है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस वायुमंडल के दबाव से, क्लियर है। तो बिल्कुल सॉलिड में भी प्रेशर है, ठोस में भी दबाव है, तरल में भी दबाव है, गैसेस में, सारी चीजों में प्रेशर होता है, दबाव होता है, ओके, सब में दबाव होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका, कौन सा चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर, 8th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का पहला चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, ठीक है। एक चैप्टर आपका पूरा फ्रिक्शन पर है यानी घर्षण पर है। थोड़ा सा देख, फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, जरा देखा, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, यानी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे फ्रिक्शन हमारे लिए
अच्छा है। एक्चुअली इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक शब्द लिखा रहता है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी। नेसेसरी यानी जरूरी है। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो मैं इस बोर्ड पर लिख नहीं पाऊंगी। अगर फ्रिक्शन, घर्षण बल नहीं है तो आप जमीन पर ठीक से चल नहीं पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा घर में जब आपका जो सुबह सुबह जो सफाई होती है, पोछा लगता है घर में, तो मम्मी कहती है भाई संभल के जाना, गिर जाओगे, तुम्हारा पैर फिसल। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उस समय घर्षण बल कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले ये फ्रिक्शन है क्या, घर्षण बल है क्या। कि आप जमीन पर चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स, कुछ बल लगा रहे हैं। इन रिटर्न क्या होता है, बदले में जो जमीन है वो भी पीछे कुछ फोर्स लगा रही है, कुछ बल लगा रही है। और इसी फोर्स को, इसी दबाव को हम कहते हैं घर्षण बल। यानी हम कह सकते हैं कि घर्षण बल की जो दिशा होती है वो पहले वाले बल से बिल्कुल विपरीत होती है ना। घर्षण बल की जो ये दिशा है, ये पहले वाले बल से क्या है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, अभी थोड़ी सी और चीजें हम लोग समझेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, इस अलमारी को आगे पुश करने की कोशिश कर रहा है, धक्का दे रहा है ना। तो फोर्स इधर लगा रहा है, इन रिटर्न बदले में जो घर्षण बल है यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उल्टे दिशा में काम कर रही, उल्टे दिशा में काम कर रही। अब सबसे पहले बात आती है कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों आ गई भाई, इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है। ठीक है, कारण के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए यहां पे देखिए, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। ये एक टेबल है, ये एक मेज है, मेज पर एक ये ब्लॉक पड़ी हुई है। ठीक है, मेज पर क्या पड़ी हुई है, ये एक ब्लॉक पड़ी हुई है। हम इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं कि ये आगे जाए, एफ फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स, जो घर्षण बल विपरीत दिशा में चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ध्यान से सुनो। भले ही कोई भी सतह आपको बिल्कुल समतल नजर आती है, बिल्कुल स्मूथ नजर आती है, फिर भी उसमें छोटी छोटी ऐसी इरेग्युलरिटीज होती, असमानताएं होती। ठीक है, कोई भी सरफेस, कोई भी सतह आपको ऊपर से लगेगा अरे ये तो बिल्कुल स्मूथ है, ये तो बिल्कुल समतल है, लेकिन असलियत क्या है कि हर में कुछ छोटी छोटी तरह से क्या होती है, इरेग्युलरिटीज होती, तरह से कुछ बाधाएं होती हैं, असमानताएं होती। ठीक है, ये देखिए, जब आपने बॉक्स को टेबल पर रखा, जब आपने बॉक्स को टेबल पर रखा तो क्या होगा, जब आपने किसी बॉक्स को मेज पर रखा तो क्या होगा, इस बॉक्स में भी ऐसी असमानताएं, टेबल में भी असमानताएं, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी। और इसको तोड़ने के लिए आपको फोर्स लगाना, इसको तोड़ने के लिए आपको और फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, है ना। इसी चीज को डायग्राम में देख, है ना, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको क्लियर, कारण बता रहे हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स का कारण बता रहे हैं। ये देखिए, एक बॉक्स है और ये टेबल है ना। बॉक्स में भी इरेग्युलरिटीज, टेबल में भी इरेग्युलरिटीज यानी असमानताएं, इसी को जूम करके दिखा। ये देखिए, इस रंग की ये बॉक्स है और ये इस सिल्वर रंग का मेज, देख रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रही हैं, बिल्कुल इंटरलॉक हो जा रही हैं। इस तरीके से दोनों आपस में इंटरलॉक हो जा रही हैं, तो इनको आगे आगे करने के लिए मतलब आपको ये फोर्सेस हटाने हैं, दोनों के बीच जो ऐसी इंटरलॉकिंग हो गई है, आपको इसको तोड़ना है, इसीलिए आपको और फोर्स लगाना। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, स्केटिंग की हुई है आपने, मैंने तो कभी नहीं। अगर कभी भी आपने स्केटिंग किया हुआ होगा तो मुझे बताइए, आप या तो, आपके पास दो ऑप्शन है, आप सड़क पे स्केटिंग कर रहे हैं और दूसरी स्थिति में आप बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं। आप ज्यादा आसानी से स्केटिंग कहां पे कर पाएंगे, आप रोड पर स्केटिंग कर रहे हैं पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में आप बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं, तो आप ज्यादा आसानी से स्केटिंग कहां पर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यस करिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको बिल्कुल सही आंसर देना,
गेस करिए, कोशिश करिए आंसर देने। स्केटिंग की है आप लोगों ने, बात है, तब तो आंसर दे सकते हैं। यस, कहां पर आसानी से स्केटिंग कर पाओगे? देखो, अब मेरी बात सुनो। अभी मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया कि इरेग्युलरिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, इसी के वजह से आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। अब मुझे ये बात बताइए, अब मुझे ये बात बताइए कि सड़क पर जो है, सड़क पर जो है, सड़क पर असमानताएं ज्यादा हैं। आपके पास एक स्थिति रोड है, एक आइस है, बर्फ है। ज्यादा इरेग्युलरिटीज, ज्यादा रूखा सतह कौन सा होगा? मुझे बस इसका आंसर दो। ज्यादा रूखा सतह कौन सा होगा, सड़क या बर्फ? ज्यादा रूखा सतह कौन सा होगा? ये ज्यादा रूखा है, रफ रोड जो है ज्यादा रफ है। कहने का मतलब है ये जो असमानताएं हैं वो रोड पर ज्यादा है ना, वो रोड पर ज्यादा है। यानी आपको रोड पे स्केट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा रूखा है ये ज्यादा रूखा है ना। आइस रूखा नहीं है, आइस रूखा नहीं है। आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये रूखा नहीं है, ये रूखा नहीं है, इसमें इरेग्युलरिटी नहीं है ना, ये रूखा नहीं है, इसमें इरेग्युलरिटी नहीं है, यानी फ्रिक्शन कम होगा यहाँ पे घर्षण बल ज्यादा होगा, यहाँ पर घर्षण बल ज्यादा, यहाँ पर घर्षण बल कम। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा समतल है। समझ में आ गई बात? रफर द सरफेस मोर इज द फ्रिक्शन। सतह जितनी ज्यादा रूखी होगी, घर्षण बल उतना अधिक होगा। ठीक है, सतह जितनी स्मूथ होगी, सतह जितनी समतल होगी, घर्षण बल उतना ही कम होगा। ठीक है, किसके बेसिस पे भाई? रूखा है, रूखा है, ज्यादा इरेग्युलरिटीज, ज्यादा असमानताएं हैं। ठीक है, तो हम क्या समझे भाई? जितना ज्यादा सरफेस रफ उतना अधिक फ्रिक्शन, उतना अधिक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे और स्थिति, ये एक मेज है, टेबल है, यहाँ पे एक 5 केजी का बॉक्स रखा है, यहाँ पे 2 केजी का बॉक्स रखा है। यहाँ पर 5 केजी का बॉक्स, यहाँ पे 2 केजी का बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद मैंने दोनों पे रस्सी लगा दी खींच, दोनों पे मैंने एक रस्सी लगा दी है खींच। अब मुझे बताइए कि ज्यादा फोर्स, सॉरी ज्यादा फोर्स नहीं, अब दोनों पे मैंने रस्सी लगा दी है। मुझे बताइए कि 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर ज्यादा दूरी कौन सा ब्लॉक तय करेगा? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये मेज है, इसके ऊपर मैंने 2 बॉक्सेस रख दिए, एक 5 किलो के, एक 10 किलो। दोनों के आगे एक रस्सी लगा दी, रस्सी से मैं खींच रही। 2 सेकंड के अंदर ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? 5 केजी या 10 केजी? ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? 5 केजी वाला या 2 केजी वाला? बहुत जाहिर सी बात है, बहुत जाहिर सी बात, 2 केजी वाला। क्यों? क्योंकि 5 केजी वाला इतनी जगह पर फंसेगा, जितनी ज्यादा उसकी एरिया है, जितनी ज्यादा उसका देर में फंसेगा, उतनी दूर में फंसेगा। 2 केजी असमानताएं होंगी, है ना, 2 केजी में उतनी ही असमानताएं होंगी। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी कौन आएगा? ज्यादा जल्दी आएगा 2 केजी वाला। ज्यादा जल्दी कौन आएगा? 2 केजी। घर्षण बल कम किस पर लगेगा? 2 केजी वाले पे घर्षण बल कम लगेगा। 2 केजी वाले पर घर्षण बल कम लगेगा, 5 केजी वाले पर घर्षण बल ज्यादा लगेगा। क्योंकि देख रहे हैं ज्यादा ज्यादा यहाँ पर असमानता है ना, इंटरलॉकिंग यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर इंटरलॉकिंग लॉकिंग कम होगी। ठीक है, यस, यहाँ पर इंटरलॉकिंग क्या होगी? कम होगी, है ना। 5 केजी और 2 केजी लिखा है, 5 केजी और 2 केजी लिखा है, 5 और 2 लिखा है, 10 नहीं लिखा है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई है बात? चलिए, तो कम टाइम में क्या है भाई? 2 केजी ज्यादा दूर आए। यहां से हमने 2 बातें सीखी। पहली बात हमने क्या सीखी? जितना ज्यादा रफनेस,
जितना ज्यादा रूखापन उतना अधिक घर्षण, यानी उतना अधिक घर्षण। और दूसरी क्या देखी, जितना ज्यादा मास, द्रव्यमान जितना ज्यादा, घर्षण बल उतना ज्यादा, घर्षण बल उतना ज्यादा। यानी अगर आपको दो सतह के बीच घर्षण बल बढ़ाना है, दो सतह के बीच में घर्षण बल बढ़ाना है, आप क्या कर सकते हो, या तो सतह को रूखा बना दो, या तो सरफेस को रफन कर दो, या दूसरी चीज क्या करते हो, चीज मास बढ़ा दो, उसका द्रव्यमान बढ़ा दो। ये दो तरीके हैं फ्रिक्शन बढ़ाने, ये दो तरीके हैं फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल। चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी और चीजें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, फ्रिक्शन कम कैसे किया जा सकता है, बढ़ाया कैसे जा सकता है, आज आपने देख लिया। कल देखेंगे कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो कल फ्रिक्शन खत्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, यानी फ्रिक्शन खत्म करेंगे, 8th स्टैंडर्ड की फ्रिक्शन खत्म करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो अब कल हम लोग 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।